हेलो दोस्तों, स्वागत है फॉरेन स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह। तो दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 सब्जेक्ट को। ठीक है, तो अप्लाइड फिजिक्स 2 का आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। एंड जो पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर में हम लोगों ने बात किए हैं वेव के बारे में। वेव क्या होता है, वेव का क्या क्या फंक्शन है, वेव का डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने वेव के कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, बेसिकली सब पैरामीटर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या है, फिर उसके बाद वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी, ओके, फेज, इपॉक, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। ओके, तो इतने सारे टॉपिक जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पैरामीटर्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था उन सभी के बीच में कुछ रिलेशंस है, जिस रिलेशंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हम लोग पहले से जानते हैं। टाइम पीरियड क्या है कि एक वेव को, एक कंप्लीट वेव या फिर वन साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, दैट इज़ टाइम पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव कंप्लीट होता है, जितना नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि देखा था हम लोगों ने, एक वेव का जो डायग्राम था कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा कि यहाँ से वेव स्टार्ट हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, एंड ये कंटिन्यू होता रहेगा, आगे जो है कंटिन्यू होता रहेगा। तो वेव कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई, वेव यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, एंड ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो, दिस इज द मीन पोजीशन, या फिर हम लोग जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, मीडियम का ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है वो ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। तो एक वेव हम लोग किसको कहेंगे, देखो यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर मीन पोजीशन में वापस आ गया, तो ये हो गया हाफ वेव या फिर हाफ साइकिल जिसको हम लोग कह सकते हैं। एंड फिर वो नीचे आएगा, फिर जाके मीन पोजीशन में टकराएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये होता है हमारा वन वेव। एक वेव जो है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, दिस इज वन वेव। एंड इस वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ में आया टाइम पीरियड क्या है? तो इसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड में जितना वेव कंप्लीट होता है, जितने नंबर ऑफ वेव कंप्लीट होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एग्जांपल बताऊं मैं आपको, ये चलो ये वेव मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे फिर से। ओके, वेव यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे। तो मान लो कि एक सेकेंड में वेव इतना जाता है भाई, एक सेकेंड में वेव जो है इतना आगे चला गया है। तो हम लोग अभी काउंट करेंगे कितना कंप्लीट वेव हुआ है, कितना वेव जो है कंप्लीट हुआ। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एक वेव हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक हो गया। मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सेकंड में 3 वेव जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 3 वेव जो है कंप्लीट हो रहा है। आधा अधूरा को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ कंप्लीट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड में कितना हो रहा है बोलो, 3 वेव हो रहा है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूला पे डाल दो, ऊपर होगा 3, नीचे होगा 1। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 3, क्योंकि एक सेकंड में 3 वेव जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब रिलेशन को कैसे निकालेंगे। वेव का जो टाइम पीरियड है मैंने बता दिया, एंड फ्रीक्वेंसी को भी फिर से बता दिया, इसको पहले भी सीख चुके हैं हम लोग।
एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको याद करा दिया। बस आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है दिस इज़ 1 सेकेंड, मतलब इस वेव को कंप्लीट होने के लिए, सिर्फ 1 वेव कंप्लीट होने के लिए 1 सेकेंड का टाइम जो है लगा है। ठीक है, 1 सेकेंड का टाइम जो है लगा है। 1 सेकेंड में कितना वेव कंप्लीट हुआ है? ओनली 1 वेव। ठीक है, ओनली 1 वेव इज कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव कितना होगा? 1 होगा एंड सेकेंड यहाँ पे 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में एक ही वेव कंप्लीट हुआ है एंड ये जो 1 सेकेंड है इसको क्या कहेंगे? इस वेव के लिए हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड, क्योंकि इस टाइम में एक ही वेव कंप्लीट हुआ है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है, एंड टाइम पीरियड को हम लोग क्या टी से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है 1 सेकेंड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? टी लिख सकते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल f या फिर n से लिखते हैं। तो एक रिलेशन यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड ये है टाइम पीरियड। एंड देखो यहाँ से टाइम पीरियड का भी हम लोग निकाल सकते हैं 1 बाई फ्रीक्वेंसी। ओके, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड अगर ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो टाइम पीरियड मतलब कम है। ठीक है ना। तो जैसे देखो, जैसे एक सर्कुलर मोशन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे सेंटर, ये एक पार्टिकल है जो कि ऐसे घूम रहा है। पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है? यहाँ से स्टार्ट किया। तो मान लो कि 1 सेकेंड में ये 1 बार घुमा, 2 बार घुमा, 3 बार, 4 बार, ऐसे करके टोटल 5 चक्कर जो है वो मार चुका है, 5 राउंड। ठीक है, 5 राउंड्स वो है मार चुका है, कंप्लीट 5 बार वो घुमा है। तो इस केस में इस पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा? बोलो, 5 राउंड्स, 5 साइकिल्स। 1 सेकेंड में 5 साइकिल कंप्लीट किया है, तो इसका होगा फ्रीक्वेंसी 5। ठीक है, चलो, तो दिस इज़ द रिलेशन। इस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो रिलेशन देखने वाले हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं। फिगर को बिल्कुल वही रखते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग चेंज क्या करेंगे? बोलो, चेंज करेंगे ये हेडिंग में हम लोग डालेंगे क्या? हेडिंग में हम लोग डालेंगे अभी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी कॉमा वेव लेंथ एंड वेव वेलोसिटी। ठीक है, चलो, तो फिगर ये हमारा दिख रहा है एंड फ्रीक्वेंसी तो अभी अभी समझे। फिर उसके बाद वेव लेंथ क्या होता है? बोलो, वेव लेंथ क्या होता है कि कोई भी वेव, एक वेव में, ठीक है, एक साइकिल में, ये एक साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, एक साइकिल में जितना लेंथ जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? वेव लेंथ। ठीक है, तो ये जो वेव है वो एक वेव में, मतलब 1 साइकिल में कितना डिस्टेंस जा रहा है? इतना डिस्टेंस जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते थे लैम्डा एंड दिस इज वेव लेंथ। एक वेव का जो लेंथ होता है वही है वेव लेंथ। ठीक है, एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है दैट इज वेव लेंथ। ठीक है, एंड वेलोसिटी हम लोग किसको कहते हैं? बोलो, व्हाट इज वेलोसिटी? गतिवेग हम लोग किसको कहते हैं? कि यूनिट टाइम पे कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है दैट इज द वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या होगा? वेव वेलोसिटी होगा कि 1 सेकेंड में, ठीक है, या फिर यूनिट टाइम पे जितना डिस्टेंस जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव। तो 1 सेकेंड में कोई भी वेव जितना डिस्टेंस जाएगा उसको हम लोग कहते हैं क्या? वेव वेलोसिटी। अब इस फिगर में देखो, इस फिगर में क्या है कि 1 सेकेंड में वो एक ही वेव जा रहा है। एक ही वेव का मतलब है वो इतना ही लेंथ जा रहा है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल कितना लिखेंगे? लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा मीटर। ठीक है, एंड टाइम है 1 सेकेंड। एंड ये जो 1 सेकेंड है दिस इज टाइम पीरियड, बिकॉज इसी 1 सेकेंड में एक वेव हमारा कंप्लीट हो रहा है। ओके,
सो 1 सेकेंड के जगह पे हम लोग अभी लिख सकते हैं टाइम पीरियड, तो लैम्डा बाई टी हो जाएगा एंड जो यूनिट होगा इसका दैट इज मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड वेलोसिटी को हम लोग v से लिखते हैं, वेव वेलोसिटी को v से। तो दिस इज द रिलेशन, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेव लेंथ एंड टाइम पीरियड। अब अभी हम लोगों ने देखा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन क्या था, 1/t। तो ये जो है अभी हम लोगों ने सीखा है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब v इजिकल टू लैम्डा को रख देते हैं एंड 1/t ऐसे जो है हम लोग लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है, स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने। एंड 1/t का मतलब हम लोग क्या जानते हैं भाई, ये जानते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द रिलेशन, यूनिट तो वही रहेगा भाई, यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। सो इसको अगर हम लोग वर्ड में लिखे तो ये होगा वेव वेलोसिटी इजिकल टू वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। दिस इज द रिलेशन। अब इस रिलेशन को जो है हमें आगे भी याद रखना है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशंस, फॉर्मूला ये तो काम पे आता है। इसके बिना हम लोग मैथ जो है नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। बस ये एक दूसरा रिलेशन हो गया। अब तीसरा जो रिलेशन है वो रिलेशन हम लोग सीखेंगे पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के बीच में। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको इन दो पैरामीटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर अच्छी तरह से देखे हैं तो आपको पता होगा ये फेज डिफरेंस क्या है एंड पाथ डिफरेंस क्या है। चलो फिगर को हटा देता हूँ फिलहाल एंड नया फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस को समझने के लिए फिर से, ठीक है। पहले भी समझ चुके हैं, फिर थोड़ा सा याद हम लोग रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा। चलो रिलेशन बिटवीन क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे हम लोग, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। हेडिंग में चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दो वेव को लेंगे। चलो इधर ड्रॉ करता हूँ, दिस इज आवर वेव, ठीक है, दिस इज आवर वेव, ओके, ठीक है। अब फेज डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी सिंगल टाइम इंस्टेंट पे, किसी भी एक सिंगल टाइम में किसी वेव के दो पार्टिकल जो है, दो पार्टिकल के बीच में जो फेज का डिफरेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस। जैसे कि पार्टिकल 1 ले रहा हूँ, दिस इज पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ से ले रहा हूँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके। टाइम ले रहा हूँ कांस्टेंट, मतलब टाइम ले रहा हूँ t1, दोनों के लिए सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे हम लोग दोनों का फेज मेजर करने वाले हैं। तो P1 जो पार्टिकल है वो अब इस कंडीशन पे है, ठीक है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि मीन पोजीशन से कितना ऊपर है, कितना ऊपर वो है, ओके। एंड सेम टाइम पे ये P2 जो है यहाँ पे है, ठीक है, मीन पोजीशन से नीचे की तरफ है, तो इसको हम लोग फेज 2 से जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने फेज 2 से लिखा, इसको फेज 1 में लिखा। दोनों को अलग क्यों लिखा, क्योंकि अलग अलग जगह पे है ना भाई, अलग अलग पोजीशन है इसका। तो फेज क्या बताता है, फेज हमें पार्टिकल का किसी भी वेव मोशन में मीडियम के जो पार्टिकल है उसका प्रेजेंट कंडीशन बताता है कि वो कौन से जगह पे है, कौन से पोजीशन पे है। तो P1 यहाँ पे है जिसको हम लोग ने θ1 से बताया, एंड P2 जो है वो इस जगह पे है, तो उसको लिखने के लिए अलग हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज θ2। तो ये दोनों मिलके बता रहा है कि हमें P1 कहाँ पे मिलेगा, P2 कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एक ही वक्त पे, ओके। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, फेज का डिफरेंस, थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 करते हैं, या फिर θ2 माइनस θ1 डिफरेंस निकालेंगे। तो दिस इज द फेज डिफरेंस, दिस इज द
फेज डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो देखो ये पार्टिकल इस यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस गया है, दैट इज x1, एंड ये जो दूसरा पार्टिकल है इस लाइन से, स्टार्टिंग लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, x2। मतलब वेव जो है, अगर इस पार्टिकल की बात करें तो वेव यहाँ पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, मतलब इतना पाथ वो चल चुका है, एंड P2 इतना पाथ आ गया है। P2 पोजीशन में अगर हम लोग वेव का कंडीशन देखेंगे तो वेव कितना आगे चला गया है, x2 आगे चला गया है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का क्या डिफरेंस है, दैट इज x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1, जो भी लिखो। इन दोनों के बीच में सिर्फ हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने की क्या करेंगे, x2 से हम लोग x1 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर x1 से x2 माइनस करते हैं तो ये नेगेटिव में मिलेगा। तो हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए कि कितना डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच में। दिस इज पाथ डिफरेंस, ओके, कि दो पार्टिकल दो अलग अलग जगह पे है तो कितना डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो ये है हमारा फेज डिफरेंस, ठीक है, ये है हमारा क्या, फेज डिफरेंस, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, ओके। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हम लोगों ने अलग अलग करके तो समझ लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसको कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कि हमें थोड़ा सा समझना होगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन देखेंगे, रिलेशन को याद रखेंगे फिर। चलो, तो अब मैं जो है दो वेव अलग अलग बना रहा हूँ ताकि चीज़ों को और भी अच्छे से समझ सके हम लोग, ठीक है। दो अलग अलग वेव मैं बना रहा हूँ। एक वेव यहाँ पे है, दिस इज़ द मेन पोजीशन, मान लो दिस इज़ आवर पोजीशन, ठीक है, एंड दूसरा वेव यहाँ पे बना रहा हूँ, वो मान लो कि कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल ले रहा हूँ, दिस वन P1, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं दूसरा पार्टिकल ले रहा हूँ, ये P2, ठीक है। दोनों अलग अलग वेव में हम लोगों ने अलग अलग पार्टिकल लिए हैं। टाइम जो है, टाइम मान लो कि हम लोगों ने 1 आवर ले लिए हैं, 1 आवर, 1 घंटा ले लिया टाइम। तो 1 घंटे में यहाँ पे वेव कितना जा रहा है, इसका पाथ डिफरेंस ये है, एंड इसका जो पाथ डिफरेंस है इतना है, ठीक है। 1 घंटे में वेव जो है इतना आगे चला गया है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अलग जगह पे है, ये पॉइंट अलग पोजीशन पे है, तो इसका फेज़ क्या होगा, अलग होगा, इसका फेज़ जो है अलग होगा। तो इसको θ2 मान लेते हैं, ओके, θ2 मान लेते हैं। तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या निकला भाई, x2 माइनस x1, ठीक है, एंड जो फेज़ निकला, फेज़ डिफरेंस, दैट इज़ θ2 माइनस θ1, ठीक है, दोनों निकल गया, ओके। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। दिस इज डायरेक्ट रिलेशन, मतलब क्या कि पाथ डिफरेंस जितना होगा फेज डिफरेंस उतना ही होगा, ठीक है। पाथ डिफरेंस अगर ज़्यादा बढ़ेगा, फेज डिफरेंस हमारा वो भी बढ़ेगा। डिफरेंस के साथ, पाथ डिफरेंस के साथ इसका जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, ये कम है तो ये भी कम है, ठीक है। इस बात को याद रखो कि फेज डिफरेंस के साथ, सॉरी, पाथ डिफरेंस के साथ फेज डिफरेंस का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा डिस्टेंस का डिफरेंस होगा तो फेज का भी डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझें, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक ही रास्ता है हमारा, एक ही रास्ता है, दो दोस्त यहाँ से चलना स्टार्ट किया, दो दोस्त, एक P1 एक P2, दो दोस्त एक ही साथ चलना स्टार्ट किया। एक घंटे में एक दोस्त जो है यहाँ पे पहुँचा, P1 जो है यहाँ पे पहुँचा, लेकिन P2 थोड़ा सा हट्टा कट्टा है, वो जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चलता है, तो वो आगे जाएगा। यहाँ पे चला आया P2, मतलब इन दोनों के बीच में रेस लगा है, तो P2 इतना आगे चला गया है 1 घंटा में, P1 यहाँ तक पहुँचा है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, x1, ये कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, x2, ठीक है। इसका पोजीशन क्या है, ये θ2 से बताएंगे, इसका पोजीशन है θ1, ओके, θ1। तो
इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, वही है पाथ डिफरेंस। ये इतना पाथ चला है, इतना रास्ता जो है ये चला है, ये इतना रास्ता चला है, तो पाथ डिफरेंस होगा x2 माइनस x1। एंड इसके पोजीशन का जो डिफरेंस है, इसके जो पोजीशन का डिफरेंस है वो क्या होगा, और थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ठीक है, अब सोचो कि ये दोस्त जो है यहाँ पे ना जाके और भी थोड़ा सा आगे चला जाता, मतलब मान लो कि यहाँ पे ये चला जाता, यहाँ पे पहुँच गया 1 ही घंटा में। ठीक है, मान लो कि ये और भी तेज़ी से भाग रहा है, ये इतना चला गया है, मतलब क्या हुआ, अभी जो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है, मतलब डेल्टा x जो है वो पहले से अभी ज़्यादा हो गया है। पहले से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये और भी आगे चला गया ना, तो डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो पोजीशन है, इसका पोजीशन अभी यहाँ पे θ2 होगा। ठीक है, θ2 डैश मान लेते हैं, इसको P2 डैश मान लेते हैं। तो फेज़ का डिफरेंस भी बढ़ गया ना, पहले फेज़ का डिफरेंस इतना था, अब फेज़ का डिफरेंस इतना हो गया, तो फेज़ डिफरेंस भी क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्रोपोर्शनल साइन कि डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। अब इसी से हम लोग रिलेशन को जो है डिराइव करने वाले हैं, डेल्टा x प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, मतलब पाथ डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू फेज डिफरेंस। ओके, अब इस साइन को हटाने के लिए हमें लाना पड़ता है क्या, बोलो, एक कंस्टेंट लाना पड़ता है। तो यहाँ पे है, हम लोग कंस्टेंट जो लाते हैं k मान लेते हैं एंड डेल्टा थीटा। अब अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो इस k का जो वैल्यू होता है, k का वैल्यू जो होता है, k इज़ अ कंस्टेंट, एंड k का जो वैल्यू होता है वो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है कुछ ऐसा, λ/2π। ठीक है, k का जो वैल्यू होता है वो λ/2π है। अब ये लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेव लेंथ। ठीक है, लैम्डा है क्या है, वेव लेंथ। तो एक वेव में वेव लेंथ कांस्टेंट रहता है ना, एक वेव में पूरा वेव के जहाँ पे भी चला जाए उसका जो वेव लेंथ होता है वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो लैम्डा भी कांस्टेंट एंड पाई तो पहले से हम लोग जानते हैं वो एक कांस्टेंट है, हम लोग उसको ट्रिगोनोमेट्री में यूज़ करते हैं। तो पाई का भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो गया, वैल्यू हो गया कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट। अब इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे 2π हो गया एंड फेज डिफरेंस। तो दिस इज द रिलेशन जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2π फेज डिफरेंस। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कुछ ऐसा, यहाँ से कुछ ऐसा कर सकते हैं, डेल्टा x बाई लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई 2π। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, इसी रिलेशन को मॉडिफाई करके ये लिखा, एंड इस रिलेशन से हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। चलो इससे जो है हम लोग फेज डिफरेंस निकालते हैं। फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा थीटा डिफरेंस। तो डेल्टा थीटा को एक तरफ रखो, बाकी चीज़ों को एक तरफ ले जाओ, तो क्या होगा भाई, 2π बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, एंड डेल्टा एक्स निकालेंगे तो ये होगा, एंड अगर डेल्टा थीटा निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा फॉर्मूला। रिलेशन बिल्कुल एक ही है। ठीक है, तो चाहे इस रिलेशन को याद रखो, इस रिलेशन को याद रखो, या फिर ये वाला जो रिलेशन है इसको याद रखो, तीनों एक ही है। एक ही रिलेशन से हम लोगों ने ये सभी निकाले हैं। ठीक है, अब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें दो चीज़ें दिया जाएगा, तीसरा चीज़ निकालना है। मतलब यहाँ पे देखो अननोन चीज़ क्या है, थीटा, एक्स एंड ये वाला लैम्डा। ठीक है, पाई का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो इन तीनों में से दो दिया जाएगा, बाकी निकालना होगा। ओके, चलो जब मैथ करेंगे तब चीज़ें ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए हमें फॉर्मूला, रिलेशंस, ये सभी तो याद रखना ही पड़ता है। विदाउट फॉर्मूला, विदाउट रिलेशंस हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज़ द रिलेशंस जो कि हमें याद रखना है वेव के बारे में। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेव्स को और बेहतर तरीके से समझेंगे। हम लोग वेव्स के टाइप्स को अभी देखने वाले हैं। वेव के टाइप्स, वेव के पैरामीटर्स समझ लिए हैं, वेव के कितने पैरामीटर्स होते हैं, कौन सा पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन भी हम लोग ने देख लिए हैं। जस्ट अभी जो है हम लोग टाइप्स
समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव। तो अभी टाइप्स ऑफ वेव को जो है अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है, सभी टाइप्स ऑफ वेव को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेव डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये कौन सा वेव है, तो हमको डेफिनेशन जो है लिखना आना चाहिए। तो इस तरह से सीखेंगे ताकि डेफिनेशंस भी फटाफट से याद हो जाए। अगर हम लोग कंसेप्ट को समझ पाएंगे तो डेफिनेशन याद रखना कोई बड़ी बात है नहीं। चलो, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट के मदद से पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक टाइप्स को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, पहले पूरा हम लोग क्या कर लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं वेव के टाइप्स। तो बेसिकली वेव को जो है दो टाइप में बांटा जाता है। बेसिकली वेव को दो टाइप में बांटा जाता है। एक तो मैकेनिकल वेव, ये होगा हमारा पहला मैकेनिकल वेव। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट टाइप, मैकेनिकल वेव। ठीक है, एंड दूसरा टाइप है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। बस, तो बेसिकली ये दो टाइप है, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या है, वो सभी वेव जिसको आगे बढ़ने के लिए, जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होता है, मीडियम माध्यम की ज़रूरत होता है। विदाउट एनी मीडियम वो आगे नहीं चल सकता। जैसे कि साउंड की बात करें, साउंड जो है एयर से आगे जाता है, लिक्विड से भी आगे जाता है, एंड गैस एंड सॉलिड से भी आगे जाता है। लेकिन किस में से आगे जाता है, सबसे आगे किस में जाता है, बोलो स्पीड साउंड का किस में ज़्यादा है, सॉलिड में ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। ठीक है ना। एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है भाई, नॉन मैकेनिकल वेव्स जिसको आगे बढ़ने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। जैसे कि सूरज से जो रोशनी आता है, सूरज से जो लाइट आता है, हीट आता है, वो विदाउट एनी मीडियम चला आता है। ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं है बीच में, वो चला आता है। मतलब ये सभी वेव्स जो है विदाउट मीडियम आगे बढ़ता है। देखो ये सूरज है ना, ये सूरज, ओके, फिर ये हमारा अर्थ है, प्यारा सा अर्थ है, इसके बीच में क्या है, स्पेस, वैक्यूम, कोई भी मीडियम इसमें है नहीं। अर्थ के चारों ओर हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है अर्थ के चारों ओर, लेकिन ये पूरा यूनिवर्स में तो है नहीं ना, सिर्फ अर्थ के चारों ओर है। ओके, तो सूरज से जो लाइट जाता है वो ये पूरा स्पेस को पार करके जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, विदाउट एनी मीडियम ये जो है आगे चला आता है। वैसे ही हीट चला आता है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन साउंड जो है वो आगे नहीं आ पाता। साउंड क्यों नहीं आगे आ पाता, बिकॉज साउंड को चाहिए मीडियम, साउंड को चाहिए मीडियम। अगर हम लोग स्पेस में कोई एटम बॉम्ब को यहाँ पे ब्लास्ट कराएंगे तो उसका साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। अगर चांद में कोई हम लोग ब्लास्ट कराते हैं, एटम बॉम्ब का ब्लास्ट, तो वो साउंड भी हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मीडियम नहीं है ना बीच में, साउंड नहीं जा सकता। तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो जो बिना मीडियम के आगे चला जाता है जो वेव, उसको हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो दो टाइप हो गया। अब हम लोग मैकेनिकल वेव को जो है दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप में। पहला जो टाइप होगा वो होगा क्या, किसके ऊपर बेस करके, किसके ऊपर आधार करके हम लोग करेंगे, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ठीक है,
बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, एंड दूसरा है बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर किसी मीडियम के थ्रू वेव जाएगा, किसी मीडियम के थ्रू वेव ऐसे जाएगा तो वेव उस मीडियम के पार्टिकल्स को क्या कराएगा, वाइब्रेट कराएगा। जैसे कि रस्सी का केस हम लोग ने देखा था, रस्सी को यहाँ पे मैंने पकड़ के दूसरी छोर जो है उसको किसी पिलर के साथ बांध दिया, फिर उसको ऐसे मैंने हिलाया, तो रस्सी के अंदर थ्रू क्या जाएगा, एक वेव जाएगा, एंड रस्सी का जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे जा रहा है ना, रस्सी के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट हो रहा है जब उसके थ्रू वेव जा रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मैकेनिकल वेव को। एंड दूसरा है एनर्जी ट्रांसफ़र, कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरह से कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करके ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो किस तरह से ले जाता है, कैसा है उसका कंडीशन, उसके आधार पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलो, तो पहला ये समझ लेते हैं कि बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन वाइब्रेशन। बेस्ड ऑन वाइब्रेशन हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, पहला क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, एंड दूसरा क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वेव्स, ओके, ठीक है। तो अगर हम लोग पार्टिकल्स के वाइब्रेशन को देखेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग वेव्स को, मैकेनिकल वेव्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ओके, अब एनर्जी ट्रांसफर के ऊपर अगर देखेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें भाई दो टाइप मिल जाएगा। एक को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोग्रेसिव वेव, एंड दूसरा है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो दिस आर द क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस चार्ट को पूरी अच्छी तरह से हमें याद रखना है। आगे हम लोग एक एक टाइप्स को अच्छी तरह से डिटेल्स में समझने वाले हैं। पहले टाइप्स को समझ लो। वेव को मेनली हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो मैकेनिकल वेव, दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, एंड मैकेनिकल वेव को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया कि मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, किस तरह से वो वाइब्रेट कर रहा है उसके आधार पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें दो टाइप मिल जाएगा, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एंड मैकेनिकल वेव्स को जब हम लोग एनर्जी ट्रांसफर के ऊपर आधार करके क्लासीफाई करेंगे तो हमें दो टाइप मिलेगा, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव्स। अब इन सभी वेव का मतलब क्या है, क्या होता है, अब हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इस चार्ट को जो है सब लोग लिख लो। आगे हम लोग अब एक एक टाइप्स को डिटेल्स में समझने वाले हैं। ठीक है, एक एक टाइप्स को डिटेल्स में हम लोग जो है समझने वाले हैं। चलो, तो पहला जो हेडिंग लगाओगे वो होगा मैकेनिकल वेव का। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव में पहला जो वेव होगा भाई उसको हम लोग कहेंगे क्या, मैकेनिकल वेव। पहला, फर्स्ट वन, मैकेनिकल वेव्स। ओके, सो मैकेनिकल वेव में मैंने क्या बताया कि इस तरह के वेव्स को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए भाई। विदाउट मीडियम ये आगे नहीं बढ़ सकता, इसको सहारा चाहिए जिसके अंदर वो जा सकता है। ठीक है, कोई सहारा नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। जैसे कि मान लो दो पहाड़ है ऐसे। ठीक है, दो पहाड़ है ऐसे, यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है। ठीक है, छोटा सा पहाड़ है। अब आप इस पहाड़ में खड़े हैं, इस पहाड़ में यहाँ पे खड़े हैं, आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे बोलो, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कैसे जाएंगे?
आप जा नहीं पाएंगे ना, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो आप एक कर सकते हैं कि नीचे से ऐसे घूम के नीचे उतर के जाएंगे तो आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने लग सकता है, मतलब डिस्टेंस बहुत है, फिर खतरनाक रास्ता है, ठीक है। ढलान जो है बहुत ज़्यादा है, जंगली जानवर होते हैं अंदर, यहाँ पे जंगल है बीच में, तो आप जा नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है कि आपको डायरेक्ट जाना है यहाँ से यहाँ तक, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको मीडियम चाहिए। उसके लिए मीडियम चाहिए, कोई एक मीडियम, जैसे कि हेलीकॉप्टर। अगर यहाँ से हेलीकॉप्टर आप कैच कर लेते हैं, यहाँ पे पहुँच जाएंगे आप, या फिर आप लोग रस्सी की मदद से जा सकते हैं। यहाँ से एक पिलर आप लोगों ने खड़ा किया, यहाँ पे दूसरा पिलर खड़ा है, ठीक है। इस पिलर को इस पिलर के साथ बांध देंगे एंड यहाँ पे इस रस्सी को आप पकड़ लेंगे, ठीक है। रस्सी को पकड़ लेंगे, रस्सी को पकड़ के आप स्लाइड होके जो यहाँ पे जा सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है। आपको मीडियम चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ से यहाँ पे जा नहीं सकते। तो इन दैट केस यहाँ पे आप हो गए क्या, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। आपको मीडियम चाहिए। वैसे ही वेव के केस में भी होता है, एक वेव दूसरी जगह पे जाने के लिए जब मीडियम की ज़रूरत लेता है, मीडियम का हेल्प लेता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मैकेनिकल वेव। तो उसी बात को जो है यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। ए मैकेनिकल वेव इज अ वेव, अ मैकेनिकल वेव is a wave. A mechanical wave is a wave that is a mechanical wave is a wave that is नहीं लिखेंगे, that requires a medium for its propagation। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया भाई, प्रोपागेशन, ठीक है। प्रोपागेशन का मतलब है फैलना, विस्तार, इसको हम लोग कहते हैं विस्तार, फैल जाना। दिस इज द प्रोपागेशन। प्रोपागेट होने का मतलब क्या है, वो फैल रहा है, ठीक है। वेव के लिए हम लोग इस टर्म को यूज़ करेंगे, वेव आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है, मतलब वो प्रोपागेट हो रहा है, प्रोपागेट, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपागेशन, ठीक है। फैलने को हम लोग कहते हैं प्रोपागेशन। तो एक मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसको मीडियम चाहिए फैलने के लिए, ओके। मीडियम के अलावा वो आगे नहीं बढ़ सकता। चलो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट्स मैकेनिकल वेव के बारे में कुछ पॉइंट, ओके। इन दिस वेव, इस तरह के वेव में क्या होता है, एन ऑसिलेशन ऑफ मैटर, एन ऑसिलेशन बोले तो वाइब्रेट होना या फिर वाइब्रेशन, ऑसिलेशन और चलो वाइब्रेशन ठीक है लिखा, स्पेलिंग ठीक है। इन दिस वेव एन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ऑफ मैटर, ठीक है, ऑफ मैटर is responsible for the transfer of energy, ठीक है। In this wave an oscillation or vibration of matter is responsible for the transfer of energy। तो जिस मीडियम के थ्रू ये जाएगा, जिस मीडियम के थ्रू वेव हमारा जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स का वाइब्रेट होता है, मतलब जिस मीडियम से वो जाएगा, ठीक है, उसके पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है एंड उसी वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी जो है वो आगे जाता है। एंड उसी बात को मैंने लिखा, इन दिस वेव, इस वेव में क्या होता है, एन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ऑफ मैटर, मतलब ये जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं यही कारण है जिसके वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होता है, एनर्जी जो है आगे जाता है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड फॉर मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, किस वजह से होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी जो है ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड दूसरी बात,
material medium is required या फिर essential लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। is essential का स्पेलिंग क्या है? ESSENTIAL essential for propagation ठीक है, मतलब इस तरह के वेव को फैलने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, एसेंशियल। ठीक है, अगर मीडियम नहीं रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो दिस 2 पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड अलोंग विद द डेफिनेशन। ठीक है, इन 2 पॉइंट को याद रखना है डेफिनेशन के साथ साथ। ठीक है, अब एग्जाम्पल जानना चाहते हैं आप? एग्जाम्पल क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है साउंड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है क्या भाई? साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव। तो साउंड जो है वो विदाउट मीडियम आगे नहीं बढ़ता है। मैंने एग्जाम्पल बताया था कि अगर चांद में अगर हम लोग बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे तो उसका कोई भी साउंड जो है हमें सुनाई नहीं देगा, बिकॉज बीच में जो है मीडियम नहीं है, मटेरियल मीडियम नहीं है, स्पेस मतलब बिल्कुल खाली है। ओके, तो चलो ये था हमारा मैकेनिकल वेव्स के बारे में। ओके, अब उसके बाद हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव को देख लेते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में कुछ बातें जो है हम लोग कर लेते हैं। आप लोग नोट्स को लिख रहे हैं ना, नोट्स को लिखते चलिए, बिल्कुल नोट्स को लिखते चलिए। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ें आते हैं एंड यही आप लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट मत रखिए। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपके अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है, आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, एंड जो किताबें पब्लिश किया गया है मार्केट में उन सबको एनालाइज करके ये सभी नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो नोट्स बिल्कुल आप लोग लिखते चलिए। नॉन मैकेनिकल वेव, दूसरा टाइप्स जो देखा था हम लोगों ने, नॉन मैकेनिकल वेव। अब ये कौन सा वेव होता है? ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, तो सबसे पहले तो इसका हम लोग डेफिनेशन ही लिख देते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स दैट कैन ट्रैवल और प्रोपागेट। ठीक है, प्रोपागेट विदाउट एनी मीडियम, ठीक है, या फिर हम लोग ये बता सकते हैं कि जो नॉन मैकेनिकल वेव्स है वो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकता है, उसको ट्रैवल होने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। नो नीड ऑफ एनी मीडियम टू प्रोपागेट। ठीक है, नो नीड ऑफ एनी मीडियम टू प्रोपागेट, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए इसको फैलने के लिए। ओके, दिस इज अ शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में। पॉइंट ऑफ रेफरेंस 1। ठीक है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस 1। ओके, जो नॉन मैकेनिकल वेव्स है, नॉन मैकेनिकल वेव्स मेनली जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव का एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्रिएट होता है, क्रिएट्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। देखो, नॉन मैकेनिकल वेव के जो स्पेशल टाइम, मतलब जो मेन एग्जाम्पल है, ठीक है, सबसे बढ़िया, सबसे एकदम मस्त एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कैसे क्रिएट होता है? ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारे सिलेबस में दोनों ही है, आगे जाके हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो कोई एक पॉइंट चार्ज है, कोई एक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ एक पॉइंट चार्ज है जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी से चार्ज करके रखा है। तो इसके चारों ओर क्या रहता है, इसके चारों ओर एक एरिया रहता है, ठीक है, एक वॉल्यूम रहता है, एक स्पेस जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर उसका इफेक्ट रहता है, इफेक्ट बोले तो प्रभाव, ठीक है ना। कहते हैं ना हर इलाके में एक एक डॉन रहता है, ठीक है, उसके बाहर उसका प्रभाव नहीं रहता, लेकिन उस इलाके में उस डॉन का एक प्रभाव रहता है, सब लोग डरते हैं उससे। बिल्कुल वैसा ही है, ये पूरा एक स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस। इसके अंदर हम लोगों ने क्या रखा है, एक पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है, एक एनर्जी का सोर्स रखा है। तो इस एनर्जी के सोर्स में क्या होगा, इस जगह में इसका प्रभाव रहेगा। अगर बाहर से कोई भी हम लोग दूसरा एनर्जी का सोर्स लाते हैं तो इसको ये इधर एक्सेप्ट कर लेगा या फिर भगा देगा, ठीक है ना। जैसे कि कुत्तों का देखो, हर एक गली में कुत्ते रहते हैं, बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। तो दूसरा कुत्ता जब आता है तो वो भोग भोग के क्या उसको बाहर निकाल देता है या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। वैसा ही हर एक इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना एक इलाका होता है जिसके अंदर उसका प्रभाव रहता है। वैसे ही मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट मान लो कि मैग्नेट का कोई एक पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम लोग जानते हैं एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, ऐसे है, दो पोल है। तो एक पोल के चारों ओर एक ऐसा जगह होता है जिसमें उसका इफेक्ट रहता है। अगर हम लोग कोई लोहा का टुकड़ा इसके यहाँ पे ले आए, मतलब यहाँ पे ले आए, तो उसको वो फटाफट से खींच लेगा, लेकिन इसके बाहर अगर यहाँ पे रखते हैं तो उसको वो खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इसका इलाका ये नहीं है, इसके इलाके के बाहर है ये। अगर अंदर रहता तो इसको खींच लेता, क्योंकि इस इलाके में इसका प्रभाव है। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिस इलाके में इस मैग्नेटिक पोल का प्रभाव रहेगा। एंड इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस जगह में इस इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रभाव रहेगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग फ्यूज़ करा देंगे, एक साथ मिला देंगे, ठीक है, एक साथ मिला देंगे, तब जो है इस तरह के वेव प्रोड्यूस होते हैं, तब जो है इस तरह के वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे कहा गया है। ओके, मेनली जो नॉन मैकेनिकल वेव है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव के अंडर पे ही आता है भाई, ठीक है। चलो ओके, तो दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में, दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रो मैकेनिकल वेव्स आर ट्रांसवर्स तो ये कौन से प्रकृति का होता है, किस तरह का होता है, ट्रांसवर्स प्रकृति का होता है। ट्रांसवर्स इसको फिलहाल हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग ट्रांसवर्स वेव को जब सीखेंगे तब इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे ही याद रख लो कि ये जो नॉन मैकेनिकल वेव है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। वो क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, waves do not require any medium, for its propagation, जस्ट काम हमारा खत्म, मतलब ये विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकता है। i.e. मतलब एग्जाम्पल क्या है, सच दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। ओके, तो वैक्यूम में भी ये ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी गैस नहीं है, ठीक है।
ओके, वहाँ पे एयर नहीं है, कोई भी मीडियम है नहीं। चलो चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? एग्जाम्पल क्या है बोलो? जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंडर पे क्या आता है? लाइट आता है, ठीक है, लाइट वेव, ठीक है। फिर एक्सरे, माइक्रोवेव। आप लोगों ने माइक्रोवेव देखा है? माइक्रो ओवन, ठीक है, हम लोग जिसको कहते हैं, वो माइक्रोवेव के प्रॉपर्टी से चलता है, ठीक है। तो दिस आर द एग्जाम्पल, माइक्रोवेव। रेडियो वेव भी आप कह सकते हैं। तो इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए भाई, ये विदाउट मीडियम ये सभी जो है चल सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन मैकेनिकल वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में ये कुछ बातें जो है आपको लिख के रखनी है, एंड डेफिनेटली सारे बातों का मतलब आपको पता होना चाहिए। मैंने एक एक लाइन में एक एक चीज़ों को समझा दिया कि एक्चुअली क्या है, मैंने क्या लिखा नहीं लिखा। बस आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास को देखने के बाद थोड़ा पढ़ लेनी है कि एक्चुअली हम लोग क्या पढ़े, क्या लिखे हम लोगों ने, उसको थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिएगा, फटाफट से एक ही बार में याद हो जाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग समझते हैं, समझने के बाद अगर उसी चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं तो दिमाग जो है उसको एक्सेप्ट करके रखता है, सेव कर देता है, फटाफट से सेव कर लेता है, ठीक है। सिर्फ क्लास को देखोगे एंड नोट नहीं करोगे, नोट को क्लास ख़त्म होने के बाद नहीं देखोगे तो कुछ देर बाद जो है थोड़ा सा वो धुंधला हो जाता है चीज़ें, ठीक है, धुंधला हो जाता है। 2 बार देख लोगे तो चीज़ें कम धुंधला होगा, 3 बार देख लोगे तो और भी कम धुंधला होगा, ठीक है। अगर एक बार में समझ जाओगे, अगर समझ गए मतलब क्या हुआ कि दिमाग पे चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया, एंड दिमाग जो है हमारा उसको सेव करके रखेगा फॉर फ्यूचर, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी हम लोगों ने मैकेनिकल वेव समझा है, नॉन मैकेनिकल वेव समझ लिए हैं, ठीक है। चलो, एंड इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्टैंडिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव, ये चारों टाइप्स को समझने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल क्लास का जो लेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, अगर हम लोग अभी एक और टाइप डिस्कस कर लेंगे तो बाकी पार्ट जो है वो फिर से रह जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तो बाकी चारों को जो है हम लोग दूसरे क्लास में सीखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल अब तक जितना क्लास हो चुका है, जितना टॉपिक हम लोग सीख चुके हैं, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, नोट्स बना लो, अपने एक अलग जो है कॉपी बनाओ, उसमें अच्छी तरह से नोट्स को बारीकी से लिखते जाओ, एंड क्लास को देखने के बाद नोट्स को रिपीट ज़रूर करना, नोट्स को ज़रूर पढ़ना, ठीक है। एंड सिर्फ रीडिंग नहीं, कंसेप्ट को समझ के पढ़ना है कि हम लोगों ने क्या समझे हैं, क्या लिखे हैं, क्या उसके बीच में कितना मैच है, उसको हम लोगों को जो है एनालाइज करके पढ़ना है। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।